Hello students, very good morning all of you. चैप्टर थर्ड सोशल साइंस आज पढ़ाते हैं। अभी तक चैप्टर टू तक हो चुका है। जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, देखिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, नोटिफिकेशन आता रहे। इसके लिए करना क्या है, जिनका पिछले वीडियोस मिस हो गई हैं, सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च बटन पर क्लिक करना है, स्टडी विद मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है। कुछ इस प्रकार की विंडोज़ ओपन होंगी और उसके बाद क्या होगा कि इस पे होम पर ये ओपन होंगी वीडियोस इस प्रकार की। ये ऑन करने के बाद फिर आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो सभी वीडियोस क्लास वाइज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जिस क्लास की वीडियोस देखना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 9th ओपन करके रखा है, आपको क्लास 8 देखना है तो क्लास 8 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 8 की वीडियोस ओपन होंगी। मैंने यहाँ पे 9th प्ले करा के रखा है, 9th प्ले हो रहा है। चैप्टर 2 मैंने प्ले कराया है, कुछ इस प्रकार से वीडियोस ले होंगी। आई बात समझ में? अभी तक अपना कहाँ तक हुआ है? चैप्टर 2 तक हो चुका है। आइए चैप्टर 3 के बारे में जानते हैं। चैप्टर 3 पे क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। अभी तक क्या हुआ था कि जो है कंपनी जो है अभी व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। बाद में क्या होता है कि वो दीवान भी बन जाती है और खुद नवाब जो है बनना चाहती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों पर भी शासन स्थापित करने लगती है। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचते हैं, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। क्या हुआ कि कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। क्या कह रहा है कि 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों के मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन पर शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों के लिए चीज़ें खरीदती बेचती रहे। क्या कह रहा है कि डायग्राम पे दिखा रहा है कि जो है मुग़ल बादशाह से रॉबर्ट क्लाइव किस प्रकार सत्ता को अपने हाथ ले रहे हैं। उसके बाद जो है आगे समझिए क्या कह रहा है कि समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे कि शासन भी चलाना है और अपने व्यापार भी चलाना है। दोनों बात को कंपनी ध्यान में रखते हुए चल रही है। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे इन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो? क्या कह रहा है कि जो लोग अभी तक शासन चला चुके थे या जो लोग अधिक धन संपत्ति वाले हैं उनको तो ख़त्म तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अब उनको कैसे काबू किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, अब ये बारे में कंपनी सोचती है। कह रहा है कि कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानते थे। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियंत्रित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। इस तरह 5 साल के भीतर
बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो चुका था। क्या कह रहा है कि राजस्व भी वसूल रही है और उधर सामान भी किसानों से कम पैसे में खरीद रही है और महंगे दामों पे बेच रहे। इससे 5 साल में उसके पास दुगने की संपत्ति हो गई। इन चीज़ों के बदले सामना क्या कह रहा है 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करते थे। इन चीज़ों के बदले सामान खरीदते थे। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। क्या कह रहा है कि कंपनी जो है ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करते थे और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदते थे। आई बात समझ में। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? क्या कह रहा है, कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना खेती में सुधार लाना जरूरी है। जब खेती में सुधार नहीं होगा तो कोई उस टाइम औद्योगिकरण नहीं था, इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, कंपनी के पास टैक्स आएंगे। खेती से ही ज़मीन अगर सही होगी, जब फसलें अच्छी होंगी तभी किसान क्या करेंगे, टैक्स देंगे, अन्यथा कंपनी के पास राजस्व नहीं आएगा। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 शासकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या हुआ कि तय कर दिया एक एक किसान को, कहा आपको इतना टैक्स इतने समय में देना है तो देना है, चाहे फसल हो चाहे ना हो। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई करने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे इन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत से किसान ज़मीन पे खेती करते थे और उसका राजस्व नहीं दे पाते, जिससे उनको ज़मीन में बेचना पड़ जाता था और ज़मीन छोड़कर भागना भी पड़ता था। फिर क्या रहा है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं अस्थायी बंदोबस्त के सामने, समझिए। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने यह भी समस्या पैदा कर दी कि कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। क्या हुआ कि उसकी ज़मीन जो है छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। क्या कह रहा है यहाँ पे, 19वीं शताब्दी में तो कुछ सुधार आया, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कंपनी को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त पहले ही लागू कर चुकी थी, जिसमें कि अब वो भविष्य में टैक्स उसमें कर बढ़ा नहीं सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बच गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का अपना जो है खेती करनी थी। फिर क्या कह रहा है, एक नई व्यवस्था। अब नई व्यवस्था में क्या होता है, आइए समझते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में
गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि गाँव को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए गांव-गांव में अपने अफसर भेजें, कलेक्टर भेजें और वो गांव-गांव का दौरा किए और ज़मीनों का हाल खबर ले आएँ कि कहाँ पे क्या कैसा है। फिर क्या कह रहा है कि गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइशें रखी गई। क्या कह रहा है कि राजस्व का हिसाब लगाया गया। अब इसमें क्या है कि राजस्व को संशोधन करने के लिए भी रखा गया कि अब अस्थायी बंदोबस्त नहीं लगाया कि हाँ बाद में समय के देखते हुए उसमें वृद्धि नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं, इसमें संशोधन का भी विकल्प रखा कि बाद में अगर अच्छी खेती होती है तो हम संशोधन भी कर सकते हैं, जो है टैक्स राजस्व बढ़ाकर ले सकते हैं। फिर क्या कह रहा है आगे, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। महालवारी बंदोबस्त क्या है कि ज़मीन का राजस्व इकट्ठा करने के लिए गांव के मुखिया को जो है जिम्मा सौंप दिया गया। ये व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाएगी। आई बात समझ में? उसके बाद है मुनरो व्यवस्था। अब मुनरो व्यवस्था में देखिए कंपनी किस प्रकार गांव पे शासन करती है, गांवों की तरफ आती है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी दे दिया। थॉमस मुनरो की इस व्यवस्था को विकसित किया। धीरे धीरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू हुई। इसमें क्या हुआ, रैयतवारी का मतलब क्या हुआ कि रैयत का मतलब हुआ किसानों को ज़मीन दे दी गई और इस पर आप खेती कीजिए और उसका राजस्व दीजिए और राजस्व के साथ साथ अपना खेती कीजिए और अपना इसमें से आय निकालिए। उसके बाद क्या है, भारतीय नील की मांग क्यों थी। अब आइए, अभी तक क्या था कि जो चाहे वो आप उगा सकते हैं, लेकिन जो है विदेश में नील की मांग बढ़ने लगी क्योंकि कपड़े को रंगने के लिए भारत में नील की खेती की जाती थी, तो नील जो है विदेश में काफ़ी मात्रा में मांग बढ़ गई। वहाँ पर भी लोग कपड़ों को रंगने के लिए नील की ज़रूरत करने लगे। तो अब क्या है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। इसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा क्या है, ये भी जो है एक नील का ही पौधा, लेकिन इससे जो है हल्की नील प्राप्त होती थी और कच्ची नील प्राप्त होती थी। उससे ज़्यादा रंगाई सक्सेस नहीं थी, सफल नहीं थी। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। यह कह रहा है कि वुड जो उगाते थे वो लोग अपनी सरकार पर दबाव बनाए कि भारतीय नील के आयात पर पाबंदी लगाइए, जिससे कि क्या हो सके, हमारा ये बिजनेस चल सके। फिर क्या कह रहा है कि मगर कपड़े को रंगने के लिए तो नील की ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग
मिलता था, जबकि वोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। क्या कह रहा है कि जो वोट से रंगा जाता था कपड़ा वो सक्सेस नहीं था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया है। कैरिबियाई द्वीप समूह, डिस्ट्रिक्ट सेंट डोमिंगो में, फ्रांसीसी ब्राज़ील में, पुर्तगाली जमैका में, ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की बागान सामने आ गए। क्या कह रहा है कि जब नील की डिमांड बढ़ने लगी तो वो लोग भी नील की खेती करने लगे। फिर कह रहा है नील विद्रोह और उसके बाद क्या होता है। अब क्या है कि नील जो है ज़बरदस्ती उगवाई जाने लगी थी। अब जब किसानों से ज़बरदस्ती उगवाई जाने लगी थी तो किसान परेशान हो चुके थे और नील की क्रय विक्रय भी बहुत कम रेट पर किया जाता था, और जिससे कि नील की खेती के लिए किसानों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह में देखिए समझिए क्या होता है। मगर 1559 में बंगाल के हजारों रैयतों मतलब किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। फिर क्या कह रहा है, वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। क्या कह रहा है कि आंदोलन हो गया। फिर कह रहा है बागान मालिकों को एक तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमाश्त एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठीधारों गुंडों से डरेंगे। ठीक है, अब वो नील उगाने के लिए तैयार किसी हालात में नहीं है और न नील के लिए वो कर्जे लेंगे। फिर कह रहा है नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं थी। नील की खेती अत्यंत दंडात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे हुए होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। क्या कह रहा है कि आखिर ये लोग बगावत कैसे करते हैं। बगावत मतलब ये अपना अधिकार कैसे मांगने लगे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, अपनी खेती जो हमें पसंद है वो करेंगे। फिर क्या हो रहा है कि 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियारों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों को ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। क्या हो रहा है कि जो गांव में जिनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराने के लिए दस्तखत मतलब क्या सिग्नेचर करवाए गए थे, अब वो भी जो है क्या समर्थन में आ गए मजदूरों के और जो है किसानों के समर्थन में आ गए कि अब नील की खेती नहीं करना है तो नहीं करना, चाहे जो भी हो। फिर क्या है, अब यह क्या है कि इस प्रकार से कंपनी क्या करती है, गाँवों में भी अपने अधिकार जमा लेती है। आई बात समझ में कि जो है अभी क्या था कि वो नगर में और जो है खुद जो है नवाबी कंपनी दिखाने लगे या खुद नवाब अपना बनाने लगे। अब क्या है कि कंपनी गांव-गांव तक पहुंच गई और गांव-गांव तक जो है क्या अपना शासन करने लगे। अब आइए इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। रैयत को किसान से मिलेंगे, क्योंकि रैयत किसे संज्ञा दी गई है यहाँ पे, किसान को। महल क्या है, गांव समूह को महल कहा गया। और महलवारी में क्या बताया वो आपको अभी मैंने बताया है। निज क्या है, बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती। रैयती क्या है, रैयतों की ज़मीन पर खेती। यूरोप में वोद उत्पादकों को रिक्तास्थानों की पूर्ति की में देखिए, यूरोप में वोद उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। अभी मैंने बताया कि वो उन लोगों ने क्या किया था, भारतीय नील के आयात पर अपने सरकार से याचना की और जो है इसको आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग सूती वस्त्रों मांग के कारण बढ़ने लगी थी।
आई बात समझ में। फिर क्या कह रहा है, कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। चंपारण आंदोलन नील खेती के खिलाफ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। शायद 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये आपका चैप्टर था द कंप्लीट हो रहा है। जो बच्चे पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, पुराने वीडियोस देख लेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।